नमस्कार किसान साथियों। आज मैंने आपके लिए प्राकृतिक खेती का एक लेआउट बनाया हुआ है। आजकल समय आ गया है कि प्राकृतिक खेती करी जाए। प्राकृतिक खेती क्यों करी जाए गया है कि आजकल इतना पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, इंसेक्टिसाइड, केमिकल खादें, सारा इतना कुछ यूज हो रहा है। बाहर से एंजाइम, विटामिन और जाइम, दुनिया भर की चीज़ें कंपनियां बना बना के बेच रही हैं। तो प्राकृतिक खेती इसलिए करना आवश्यक है कि इन चीज़ों की वजह से तमाम तरीके की बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं और जिससे और स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है। गवर्नमेंट भी यही चाह रही है कि प्राकृतिक खेती करी जाए। और जैसे पूर्व में हम लोग क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, तब घर में दूध, दही, मक्खन, दूध की नदियाँ, भारत सोने की चिड़िया, ये सब बातें हुआ करती थी। आज ये सब बातें देखने में नहीं आती कि आजकल न दूध है, न दही है, न घी है, न मक्खन है, और अगर है तो वह भी डुप्लीकेट है। कोई उसकी मकसद नहीं है कि आप अगर पैसा दे के भी लेना चाहें तो शायद ना मिले, दुर्लभ है। तो प्राकृतिक खेती क्यों आवश्यक है? क्योंकि प्राकृतिक खेती करने के लिए हमको कुछ चीज़ें जाननी आवश्यक हैं कि प्राकृतिक खेती कहाँ होती है। प्राकृतिक खेती प्रकृति की गोद में होती है कि प्रकृति में सारे जीव जंतु अपने स्वतंत्र रूप से रहते हैं और वो प्रकृति उनका पालन पोषण करती है। अगर हम ये ज़मीन के टुकड़े को मान रहे हैं कि ये मेरा है, तो असल में मेरा नहीं है, ये ईश्वर का है और हम इसके केवल मैनेजर हो सकते हैं और कुछ नहीं। उसके कार्यकर्ता हो सकते हैं, बाकी नियंत्रक देने वाला वही है और हम लेने वाले हैं। और हमारे अंदर एक लालचवश रहता है कि जो है कि पैसे के लिए आदमी कुछ भी कर जाए। ये प्राकृतिक खेती हम लोग पहले करते ही थे और जो हम लोगों ने छोड़कर अपने ज़मीन को, अपनी भूमि को नष्ट कर लिया है। तो चीज़ें आवश्यक हैं, इकोसिस्टम और डाइवर्सिटी। देखिए, जिस इकोसिस्टम वो चीज़ होती है जहाँ सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे परस्पर एक दूसरे का सहयोग लेके वृद्धि करते हैं और इकोसिस्टम ही एक उनकी संख्या, उनकी वृद्धि, उनको कंट्रोल करता है। ना कोई ज़्यादा होता है, ना कोई कम होता है। प्रकृति अपने तरीके से उनका पालन पोषण करती है। अब डाइवर्सिटी इससे जुड़ा ही शब्द है कि हम डाइवर्सिटी का मतलब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ। तो जब विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ होंगी तो विभिन्न प्रकार के खेत में या उस इकोसिस्टम में जीव जंतु होंगे। ये एक नेचुरल बात हो गई। ठीक है, अब देखते हैं कि हम लोग ये मैंने 1 हेक्टेयर का एक लेआउट बनाया है कि एक हमारा खेत, अगर हमको इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी डेवलप करनी है तो कैसा होना चाहिए हमारा खेत। इसके लिए मैंने एक स्क्वायर जो है लिया हुआ है प्लॉट। तो इसमें मैंने डिग्री भी लिखी हुई है। ये ईस्ट है 90 डिग्री पे, ये नॉर्थ है 0 डिग्री पे, ये साउथ है 180 डिग्री पे और ये वेस्ट है 270 डिग्री पर। अच्छा, ये मैंने क्यों किया है? ये इसलिए मैंने किया है कि जो आपकी फसल की डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट इस दिशा में होनी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए कि सूर्य देव जब यहाँ से निकलते हैं तो सारी देर, मतलब ज़्यादा देर तक जो सूर्य का प्रकाश है वो आपकी फसलों पर पड़ता है। और जब ज़्यादा देर तक सूर्य का प्रकाश आपकी फसलों पर पड़ता है तो आपकी पत्तियां सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं, जिससे वो अधिक से अधिक भोजन बनाती हैं और उनको सूर्य के प्रकाश की कमी नहीं होती है।
ये एक बात हो गई। दूसरी बात, थोड़ा इसमें हम वास्तु भी देख लेते हैं। जैसे कि आपको अपने खेत में अगर कहीं बोरिंग करनी है, कहीं ट्यूबवेल लगाना है, कहीं गड्ढा खोदना है या कहीं तालाब बनाना है, तो वो केवल एक ही जगह हो सकती है। वो हो सकती है आपका ये नॉर्थ ईस्ट रीजन। आप गड्ढा खोदें, आप बोरिंग लगाएं, आप तालाब बनाएं, तो आप केवल इसी रीजन में, कुछ किसान जो है फिश पॉन्ड भी करते हैं, मछलियां भी पालते हैं, तो वो इस क्षेत्र में भी जो है वो कर सकते हैं। और ये मैंने डिग्री भी लिख दी है कि नॉर्थ ईस्ट 23 डिग्री से 67 डिग्री तक होता है। उसके बाद ईस्ट आ जाएगा, फिर साउथ आ जाएगा, फिर साउथ वेस्ट, फिर वेस्ट, फिर नॉर्थ। ऐसे प्रकार के इतने डीप में जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत मुझे मेरे बड़े भाई की वजह से मुझे थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों का नॉलेज है, वो मेरे गुरु हैं। हाँ, एक चीज़ और इसमें बता दूं कि आपने यहाँ पे ये सब कर लिया, फिर अगर आपको एंट्री करनी है खेत में, आपको कहीं खेत में जाना है, मतलब अपने खेत में जाने आने के लिए कहाँ से आप खेत में घुसेंगे? हर जगह से नहीं घुसना है खेत में, ठीक है? तो वो चाहे ईस्ट हो चाहे नॉर्थ हो, एग्जैक्ट अक्यूट नॉर्थ, अक्यूट वेस्ट, अक्यूट साउथ या अक्यूट 90, मतलब ठीक ठीक सीधा सीधा, जो जहाँ पे ईस्ट पड़ रहा है, जहाँ पे वेस्ट पड़ रहा है, जहाँ पे नॉर्थ पड़ रहा है, जहाँ पे साउथ पड़ रहा है, इन चारों दिशाओं में इस डिग्री के बाईं साइड में, यानी कि अगर मैं कंपास यहाँ पे रखूँ तो इस ईस्ट का बायां यहाँ पे पड़ेगा, मतलब मैं अंदर से देखूँगा, ठीक है? तो ये यहाँ पे N3 N4 की एंट्री आ जाएगी। तो आप मतलब किसी भी चारों दिशाओं में आपका जिधर खेत मतलब पड़ता हो, दिशा के हिसाब से आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। बाकी मैंने इस बायोडाइवर्सिटी डेवलप करने के लिए कुछ आपके मेड़ पर, खेत की मेड़ पर कुछ फलदार वृक्ष भी होने चाहिए। वो किस लिए होने चाहिए? जैसे कि मैंने एक नीम लिया है। नीम ऐसा पौधा है जिसकी आपको हमेशा ज़रूरत पड़ेगी। नीम की आप जो है खाद बनाएंगे, ठीक है? आप उसका संजीवनी खाद बना सकते हैं। आप इंसेक्ट को भगाने के लिए, या उसका स्प्रे, या उसकी नीमकौड़ी जिसको बोलते हैं, या उसका नीम का जो सीड होता है, ठीक है? तो इस तरीके का ये पौधा आपको बहुत ज़रूरत लगेगा। फिर आगे चल के एक पौधा है कटहल, नींबू, आम, अमरूद और पपीता, मंडेरिन ये भी जो है नींबू प्रजाति का है, संतरे प्रजाति का। बांस, देखिए बांस आपके खेत में बहुत ज़रूरी होना चाहिए। बांस एक जो है, जो पत्तियां होती हैं वो सिलिकॉन में मतलब रिच होती हैं। तो अगर बांस रहेगा, पत्ती टूटेगी, खेत में जाएगी, कार्बनिक पदार्थ बनेगी, तो पौधों को सिलिकॉन मिल जाएगा। वैसे तो सारे तत्व ज़मीन के अंदर ही होते हैं, किलोमीटरों से भरे हुए हैं। सोचिए आप एक बात कि जो जंगल में पौधा लगा हुआ है, जो सड़क के किनारे पौधा लगा हुआ है, आप इसमें कभी रोग नहीं पाएंगे, आप इनमें कोई बीमारी नहीं पाएंगे, कोई इंसेक्ट इसमें ज़्यादा डैमेज करता हुआ आपको नज़र नहीं आएगा। इंसेक्ट तो होगा लेकिन ज़्यादा डैमेज नहीं करता हुआ नजर आएगा कि ये इसको पूरा पूरा चबा जाएगा, खा जाएगा, ठीक है? तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो ज़मीन है उसमें कार्बनिक पदार्थ, जो ऑर्गेनिक मैटर है, कार्बनिक पदार्थ, वो इतना कम हो गया है कि अब बिना DAP, बिना यूरिया इनके खेती करना संभव ही नहीं है। और 2-4 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद आप इनसे भी खेती नहीं कर पाएंगे। कितना भी यूरिया डाल लेंगे, कितना भी DAP डाल लेंगे, एक टाइम आएगा कि भूमि उपज देना ही बंद कर देगी। क्यों देना बंद कर देगी? कि आपको क्या लगता है कि आप नाइट्रोजन, यूरिया देते हैं और पौधा उसको यूं ही ले लेता है? उसके लिए, पौधे को लेने के लिए कई तमाम तरह के बैक्टीरिया उसमें प्रयोग में आते हैं, वो नेचुरली होते हैं वहाँ पर। जैसे कि यूरिया, नाइट्रोजन के लिए नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर, ये 2 बैक्टीरिया हैं। वह ज़मीन में ऑटोमेटिक होता है, उसमें किसी को बाहर से देने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है। सोचिए जब 21% ऑक्सीजन में हम जिंदा हैं, तो पौधों के लिए तो 78%
नाइट्रोजन है वायुमंडल में, तो उनको बाहर से देने के लिए यूरिया क्यों ज़रूरत पड़ रही है? वो इसलिए ज़रूरत पड़ रही है कि कार्बनिक पदार्थ नहीं है। कार्बनिक पदार्थ नहीं है, कार्बनिक पदार्थ में ही सूक्ष्म जीव जीवित रहते हैं, और जब कार्बनिक पदार्थ ही नहीं रहेगा तो ज़मीन में, भूमि में सूक्ष्म जीव नहीं रहेंगे। तो इसके लिए मतलब ये पौधे आपके खेत में होने चाहिए। और ये पौधे एक ऐसे हैं कि अगर इनको आप लगाते हैं तो ऑर्गेनिक मैटर तो देंगे ही, दूसरे ये इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, बायोडाइवर्सिटी बनाएंगे, तमाम तरीके की बर्रैया, ततैया, डैमसेल फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई और तमाम तरीके के जो हमारे मित्र कीट हैं, मकड़ी, ये सब जो है आपके खेतों में मतलब विचरण करते हुए नज़र आएंगे। मेढक आएंगे, सांप आएंगे। ऐसा नहीं कि सांप को आप देखें और उसको मार के भगाएं। मारना नहीं है, भले ही उसको भगा दें। किसी जीव को मारने का हमको अधिकार नहीं है। ना हम किसी को पैदा कर सकते हैं, ना किसी को हम मार सकते हैं। ये सब ईश्वर की माया है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हम ये पौधे हैं, तो ये पौधे इनकी औसत दूरी अगर हम 15 से 17 फीट अथवा 5 मीटर पे ले लें, 15 से 17 फीट लगभग 5 मीटर हो गया, तो लगभग हमारे पास 100 मीटर का एक ये स्क्वायर है, तो 4 भुजाएं हैं हमारे पास, तो 400 मीटर हो गया। औसत दूरी हमने इसकी 5 मीटर रखी हुई है, और लगभग हमारे जो है 80 पौधे इसमें लग जाएंगे। और प्रत्येक जो पौधा है इसमें से वो 10 बार लग जाएगा। एक पौधे की जो लगने की संभावना है वो 10 बार है, यानी कि। और आपको ये इन सारे नीम के पौधे या कटहल के पौधे एक पास नहीं लगा देने हैं। इनको आप लाइन से लगाएंगे, जैसे नीम लगा लिया, कटहल लगा लिया, नींबू लगा लिया, आम लगा लिया, मतलब इसी सीक्वेंस में लगाइए ताकि बायोडाइवर्सिटी बनी रहे। 1-2 पौधे एक साथ ना लगाएं। और 15-17 फीट हमने इसलिए लिए क्योंकि बांस इसमें ज़्यादा दूरी ले लेगा। जब बांस अपने साइज में पहुंचेगा तो ये ज़्यादा दूरी लेगा, तो और ये नींबू और ये पपीता अगर जो है लोड लेंगे तो कम जगह लेगा, अमरूद भी कम जगह लेगा। तो इस तरीके से एवरेज एक हमने दूरी निकाल ली है। आप पौधे अपने तरीके से भी जो है एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको कौन से पौधे लगाने हैं। ऐसी कोई शर्त नहीं है कि यही पौधे लगाने हैं, आप अपने हिसाब से पौधे का चयन कर सकते हैं। और भी तमाम तरीके के हैं पौधे, वो आप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसमें बताना है मुझे कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है, यहाँ पे छोटे पौधे रहेंगे। इतने जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है यहाँ पे छोटे पौधे रहेंगे। और जो बांस का पौधा रहेगा वो आप इधर कहीं तो लगाएंगे ही, लेकिन बांस का पौधा साउथ वेस्ट में ज़रूर रहेगा। क्यों? क्योंकि बांस एक टाइम पे सबसे लंबा पौधा होगा, और साउथ वेस्ट हमारा हमेशा ऊँचा रहना चाहिए वास्तु के अकॉर्डिंग। देखिए, मैं मतलब ये नॉर्मल चीज़ें हैं, आप इसको जो है कर सकते हैं, क्योंकि ये वास्तुशास्त्र भी अपने आप में एक शास्त्र माना गया है। और क्यों ना हम एक अपने शास्त्रों को लेके चलें। तो छोटी सी बात है, इसको करने में भी कुछ नहीं जा रहा है, न कोई इसके पैसे लग रहे हैं, न कोई इसके पैसे आपसे मांग रहा है। ठीक है। अच्छा, इसका महत्व हम जान लें तो महत्व इसका बायोडाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डेवलप हो जाएगा। लो फर्टिलाइज़र, देखिए जब आप खेती करेंगे, जब शुरुआत करेंगे नेचुरल फार्मिंग की, प्राकृतिक खेती की, तो ऐसा नहीं कि जो है एकदम से आप उस पर आ जाएंगे और सब चीज़ें आप त्याग देंगे। ऐसा नहीं, क्योंकि आपकी मिट्टी में दम नहीं है। आपकी मिट्टी उतना लोड ले ही नहीं सकती, क्योंकि अब उसको आदत पड़ गई है। तो आपको शुरुआत में केवल नाइट्रोजन देना है, यूरिया, वो भी आधी करके। अगर आप जीवामृत बना के डाल रहे हैं तो आपको केवल आधी कर लें या पौना कर लें। जितनी आप नाइट्रोजन देते हैं उसका पौन, मतलब थोड़ी तो मात्रा घटनी ही चाहिए, जिससे हमको ये लगे कि हमारा अगर एक टेस्टिंग भी हो जाएगी कि प्राकृतिक खेती कहाँ तक अच्छी है, कहाँ तक हमको ले जा सकती है, क्या इसका फ्यूचर है जब आप इसमें करेंगे। लेकिन आपको, आपके मन को भी शांति मिल जाएगी कि हाँ, हमने फर्टिलाइज़र डाला है। देखिए, इसमें वीडिसाइड का कोई यूज नहीं करना है। खरपतवार हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाता।
खरपतवार हमारी फसल के लिए इकोसिस्टम डेवलप करते हैं। हाँ, एक शर्त में पौधों को उखाड़ के फेंकना है, अगर वो हमारी मेन फसल से ऊपर आ जाएं। अगर वो नीचे हैं तो मेरी पौध को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। जो पानी ईश्वर पानी उनको भी दे रहा है, ईश्वर न्यूट्रिएंट उनको भी दे रहा है, तो हमारी पौधों को भी दे रहा है। हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। अगर जो पौधे ऊपर हमारी फसल के ऊपर आ जाएं 1 फीट 2 फीट 2 इंच 4 इंच, तो उनको हम हाथ से हैंड पिकिंग करके उखाड़ के फेंक सकते हैं। अच्छा, अगली चीज़ है नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ इंसेक्ट एंड डिजीज़। जो इंसेक्ट और डिजीज़ हैं ये अपने आप से इकोसिस्टम में अपने आप से मैनेजमेंट होगी। हालांकि इसकी तमाम तरीके की विधियां हैं। मैं अपने चैनल पे भी अभी नया चैनल बनाया है, मैं उस पर डालता भी रहता हूँ। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि ये एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम अपनी खेती को इकोसिस्टम दे दें तो वो इंसेक्ट डिजीज़ अपने आप ही मैनेजमेंट हो जाएगी। आपको करने कुछ उसमें ज़रूरत है ही नहीं। ये आप एक रिसर्च का विषय है, आप इसको अब जब आप करेंगे तब आप समझेंगे। लेकिन बशर्ते आप उसको नेचुरल सिस्टम दें, और ये शर्त ज़रूर एक ये हार्ड एंड ब्लंट जो शर्त है इसमें कंडीशन है कि आप जहर नहीं डालेंगे। इनको दवा मत कहिए, ये जहर हैं। फिर अगला पॉइंट है इसमें, जो फार्मर की जो है, अगर ये पौधे हमने लगा दिए तो जो फैमिली हेड है, जो खेती इस समय कर रहा है, वो आगे चल के जब उसके बच्चे होंगे तो एक टाइम आएगा कि खेती बटेगी। वो भी कहेंगे बाबूजी शादी हो गई है, खेती बांट दीजिए। तो फैमिली हेड को चाहिए कि अगर वो देता है तो वो ये कह सकता है कि हाँ, तुम जो खेत ले लो, और ये जो पेड़ जो हैं, ये जो मैंने इस लेआउट पे वृक्ष लगाए हुए हैं, ये मेरे रहेंगे, इनकी उपज मैं लूँगा। तो अब मैं समझता हूँ कि कटहल भी अगर अपने टाइम पे अगर जब आएगा उत्पादन देने में, तो एक कटहल कम से कम 4 कुंटल 3 से 4 कुंटल उत्पादन देगा। ऐसे ही नींबू है, करेला है, ठीक है, सॉरी करेला बता रहा हूँ, और भी जो फलदार हैं, अमरूद है, मंडेरिन है, ये सब जो है देंगे। तो इससे आपकी, मैंने ये नहीं कहना चाहता कि आपकी इनकम होगी, लेकिन आप इनको खा तो सकते हैं। जब शहर वालों को इतने मुश्किल से वो फल नहीं खा पाते, इतना महंगा है कि गरीब आदमी फल नहीं खा सकता, तो आप एक खुशनसीब हैं। आदमी को चाहिए क्या? अच्छा भोजन चाहिए। खाने में फल ही खाएगा, सोना चांदी नहीं खाएगा। दूध दही हो घर में, मक्खन हो, घी हो, दालें हो, अनाज हो, बढ़िया अनाज हो, खाने में स्वाद हो, खाने में पौष्टिकता हो, यही समृद्धि है, यही लक्ष्मी है। घर में गाय हो, आपको गाय भी पालनी चाहिए, या कोई जानवर भी पालना चाहिए, भैंस। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बता दूं कि जब आप यहाँ पे ये पौधे लगा देंगे तो यहाँ पे छाया रहेगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ पे छाया रहेगी तो यहाँ पे की ज़मीन जो है प्रोडक्शन नहीं होगा वहाँ पे। हाँ, बिल्कुल नहीं होगा। अब इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप हल्दी ले लें, हल्दी, अदरक, ठीक है, जो मतलब जिसको कम लाइट में भी जो है, जो छाया में भी उग जाती हैं फसलें। तो आप इस लेआउट पे अंदर 1-2 मीटर पे चारों तरफ उगा सकते हैं। तो इससे आपकी क्या हो जाएगी, मिक्स्ड फार्मिंग भी हो जाएगी और एक डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। फिर आप 1-2 लाइनें चाहें तो मक्का की लगा लें चारों तरफ, तो इससे और डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। तो जो भी इंसेक्ट डिजीज़ अटैक करेगी वो पहले बॉर्डर क्रॉप पे अटैक करेगी, मेन क्रॉप मेरी हमारी सेफ रहेगी। तो इस तरीके से सारी क्रॉप हमारी जो है, जो बॉर्डर भी लगा हुआ है, वो भी सेफ रहेगी। एक समय आएगा तो मैं इसके लिए और भी डिटेल में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो बनाता रहूँगा वीडियो। फ़िलहाल मुझे लगता है इतना पर्याप्त है। और ये वीडियो अपने जो बगल के लोग हैं, जो अगल बगल साथ में खेती करते हैं, उनको भी बताएं, ताकि वो लोग भी लगाएं और पूरे एक एरिया में प्राकृतिक वातावरण उत्पन्न हो, सारे लोग प्रसन्न हों, सारे लोग समृद्ध हों। यही मेरी कामना है। दोस्तों, धन्यवाद।